इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी का समझेंगे। चैप्टर 1 का ये वीडियो नंबर 2 है। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसंख्या का प्रोफाइल क्या था, मैंने जनसंख्या कैसे थे उस समय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 44,000 रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें कहा गया है कि जो बर्थ रेट था वो 1,000 में लगभग 48 बच्चे का जन्म होता था, और डेथ कितने होते थे, 1,000 में लगभग 40 बच्चे की डेथ हो जाती थी, ये हो जाती थी। तो इसका अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, माने बहुत सारे बच्चे जन्म के समय ही मर जाते थे। इट वाज अबाउट 218 पर 1000, मतलब लगभग 1000 में 218 बच्चे की डेथ हो जाती है। इसका रीज़न था कि हॉस्पिटल की माने हेल्थ फैसिलिटी की कहीं ना कहीं कमी थी। यही कारण था कि लगभग 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे, उनमें से 218 बच्चे की लगभग मौत हो जाती थी। और लिखा वाइल 8% इट वाज 32 पर 1000, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अभी के समय में केवल 32 से 1000 में केवल 32 शिशु ही मरते थे। लेकिन देखिए उस समय ब्रिटिश रूल के समय लगभग 218 बच्चे की डेथ हो जाते थे, मतलब कई गुना ज़्यादा, माने 7-8 गुना ज़्यादा बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये था कि हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। यही कारण था कि और थोड़ा सा जागरूकता का भी अभाव था, पढ़े लिखे लोग कम थे। यही कारण है कि बहुत बच्चे की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। ये अभी के समय केवल है ना 32 बच्चे ही डेथ होते हैं 1000 बच्चे में। 1000 बच्चे को जन्म लेते हैं तो लगभग 32 बच्चे औसतन डेथ होते हैं। इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी कितना है, 32। उस समय कितना था, 218, बहुत ज़्यादा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो एज 32 ईयर, वाइल प्रेजेंटली इट वाज 69.4 ईयर्स। मतलब लगभग है ना औसतन लोग है ना उस समय 32 साल ही जी पाते थे, मतलब 32 साल बहुत होता था। 32 औसतन लोग 32 साल तक जी पाते थे। इसका मेन रीज़न था कि कोई बीमारी से डेथ कर गए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो गया जिनका इलाज नहीं हो पाया, तो इसी के कारण डेथ कर गए। हॉस्पिटल का कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए लोग क्या हो जाते थे, डेथ कर जाते थे उस समय। इसीलिए वहाँ उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, केवल 32 ईयर्स में औसतन 32 साल ही जीते थे। लेकिन अभी के समय 69.4 ईयर्स है, लगभग 70 साल सोच लीजिए कि औसतन लोग जीते हैं, लेकिन उस समय आधा से भी कम था। लिटरेसी रेट वाज नियरली 16%, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस। फीमेल लिटरेसी रेट वाज ऑन 7%। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट उस समय जो लोगों में था केवल 16%। 16% समझ रहे, बहुत कम है। 100 आदमी में, 100 जनसंख्या में केवल 16 लोग ही साक्षर है, यानी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब होता है कि केवल नाम लिखना जानते थे। 100 में केवल 16। अभी तो वो लगभग बहुत ज़्यादा हो गए, लगभग 90% लोग पढ़े लिखे हुए लिख सकते हैं अपना नाम। लेकिन उस समय 100 में केवल 16 लोग ही पढ़े लिखे थे, वो भी फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम था, 7 है ना, 7। इसका मतलब है 100 महिला में केवल 7 महिला ही अपना नाम लिखने पढ़ने जानते थे। लिटरेसी का मतलब पूरा विद्वान की तरह पढ़ा लिखा नहीं होता। लिटरेसी का मतलब नाम को लिखना पढ़ना या समझना केवल होता है। तो यहाँ ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रिटिश काल के समय केवल अगर औसतन देखा जाए तो 100 में 16 आदमी ही पढ़े लिखे थे, और उनमें से महिला की स्थिति तो और भी ख़राब थी। 100 महिला में केवल 7 महिला ही क्या थी, पढ़ी लिखी थी। तो यहाँ हम क्या समझ गए कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था ब्रिटिश रूल के समय। अब समझते हैं सम पॉइंट रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब कुछ हम पॉइंट बताने जा रहे हैं जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, ये है ना जनसंख्या को उसकी सिचुएशन के आधार पर बांट देता है। तो वो हम समझते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहाँ से बढ़ रहा है,
देखिए यहाँ 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मैंने 1921 को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब जनसंख्या को इसी पॉइंट से बांटा जा रहा है। अब क्यों, देखिए पीरियड टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। मतलब लिखा हुआ है कि पीरियड 1921 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ जो भारत का था वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा बढ़ नहीं रहा था, ना एक जैसा घट रहा था, कंसिस्टेंट नहीं था। एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन के फ्लक्चुएटिंग, और 1921 से पहले है ना पॉपुलेशन का साइज फ्लक्चुएट करते रहता था। फ्लक्चुएट का मतलब कभी बढ़ गया कभी घट गया। और आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन अदर। मतलब पहला सेंसस में अगर जनसंख्या बढ़ा तो दूसरे सेंसस में जनसंख्या क्या हो जाता था, कम हो जाता था। मतलब लगातार बढ़ता भी नहीं था और लगातार घटता भी नहीं था, है ना। एक बार अगर बढ़ गया तो दूसरा सेंसस हुआ, मैंने दूसरा बार जनगणना आया तो उस समय पता चला कि उस समय जनसंख्या घट गया। देखिए एक डेटा के अनुसार भी लिखे हुए हैं 1901 मैंने 1901 में जनसंख्या 0.04 करोड़ कम हुआ। मतलब 1901 में जनसंख्या जनगणना हुआ था तो पहले की तुलना में 0.0 करोड़ आदमी की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। देखिए उस समय कम होने का बहुत सारा कारण था। स्वास्थ्य सुविधा तो था ही, बहुत सारा कारण, महामारी भी कहीं ना कहीं फैल गई थी, युद्ध भी हो रहा था, है ना। युद्ध के अभी कुछ कारण था और बहुत सारे कारणों से जनसंख्या क्या हो जाते थे, कम हो जाते थे। 1901 में जनसंख्या कितनी घट गई, 0.04 करोड़। उसके बाद देखिए एक बार घटी फिर बढ़ गई। 1911 में मैंने 1911 में जनसंख्या 1.38 करोड़ बढ़ गई। मैंने एक बार घटी दूसरा बढ़ी। फिर देखिए 1921 में 0.07 करोड़ क्या हो गई, जनसंख्या घट गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जनसंख्या एक जैसा नहीं रह रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। इसीलिए 1901 तक के पीरियड को क्या कहा, 1901 को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ग्रेट डिवाइड क्योंकि यहीं से जनसंख्या को बेस मान करके बांट दिया जाता है। अब देखिए आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट रहे। 1921 के बाद है ना लगातार जनसंख्या बढ़ता रहा। मतलब पहले एक बार बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसा हुआ 1921 से पहले। लेकिन 1921 के बाद है ना जनसंख्या लगातार क्या होते गया, बढ़ते गया। यहाँ क्या लिखा है, 1931 में जनसंख्या 2.76 करोड़ बढ़ गया था, 1941 में 3.96 करोड़ बढ़ा और 1951 में 4.24 करोड़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेटा के अनुसार कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, घटने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इससे पहले 1921 से पहले हम देख रहे थे कि वहाँ जनसंख्या क्या हो रहा था, कभी एक बार बढ़ गया, एक बार फिर क्या हुआ, घट गया, है ना। बढ़ा घटा 0.04 करोड़ घटा, फिर 1.38 करोड़ बढ़ा, फिर 0.07 करोड़ क्या हुआ, घट गया। मतलब एक बार घटा 0.04 करोड़ घट गया, फिर 1.38 करोड़ क्या हुआ, बढ़ गया, फिर 0.07 करोड़ घट गया। ये 1921 के बाद की स्थिति, पहले की स्थिति थी। ये 1921 के बाद लगातार क्या होते गया, बढ़ते गया। अब आगे देखते हैं। इट वाज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड दैट वाज राइज इन पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड द कंट्री स्टार्टिंग फेसिंग ए सीरियस चैलेंज इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एक्सपॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है कि केवल 1951 के बाद, 1951 तक तो जनसंख्या ठीक ठाक बढ़ रहा था, लेकिन 1951 के ऑनवर्ड में क्या हुआ, पॉपुलेशन का बढ़ा, जो जनसंख्या बढ़ा वो एक्सप्लोसिव नेचर से बढ़ने लगा। एक्सप्लोसिव मतलब इतना तेज गति से जनसंख्या बढ़ने लगा जो क्या है, एक तरह से हानिकारक है ना। अ कंट्री स्टार्टेड फेसिंग सीरियस चैलेंज। उसके बाद है ना कंट्री को बहुत सारे सीरियस चैलेंज आने लगे उसके सामने। जनसंख्या बढ़ने से नहीं होता, उसके साथ साथ हमको चाहिए कि उसके लिए खाना का व्यवस्था करना, रोज़गार का व्यवस्था करना। तो वही लिखा हुआ है। उसके बाद है ना सीरियस चैलेंज आने लगे, कारण कि 1951 के बाद जनसंख्या का गति क्या हो गया था, तेज हो गया था, मतलब एक्सप्लोसिव हो गया था। अब समझते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। आज़ादी से पहले ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था, मैंने लोग काम
काम कैसे क्या करते थे, चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर अबाउट 72.7, यहाँ ध्यान देंगे 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो मुख्य स्रोत था ऑक्यूपेशन का, ऑक्यूपेशन मतलब काम, ऑक्यूपेशन का मेन जरिया था एग्रीकल्चर। लगभग 72.7% लोग हैं ना खेती से जुड़े हुए थे, खेती का काम करते थे। अबाउट 9%, देखिए ध्यान देंगे कि 72.7% केवल खेती ही करते थे। अबाउट 9%, लगभग कम ही 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, ऑफ द क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माइनिंग। देखिए केवल 9% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंगेज थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने हाथ से कुछ बनाते थे, सामान वामान बना करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, है ना। मैंने ज़्यादा खेती से, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। कुछ देखिए यहाँ लिखा हुआ, स्किल आर्टिसन प्रैक्टिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग एंड पॉटरी। देखिए कुछ स्किल आर्टिशियन थे, मैंने कुछ लोग आर्टिशियन थे, कलाकार थे, स्किल कलाकार थे, वो प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनाने का। जैसे कि कुछ लोग कारपेंट्री करते थे, कारपेंट्री का मतलब होता है बढ़ई का काम, यानी लकड़ी से बहुत सारे टेबल, पंखा, अन्य टेबल, दरवाज़ा वगैरह, खिड़की वगैरह बनाते थे, कारपेंट्री। कुछ ब्लैक स्मिथिंग थे, ब्लैक स्मिथिंग का मतलब लोहार थे, लोहा से कुछ औजार वगैरह बनाया करते थे। कुछ पॉटरी थे, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम करते थे। तो हम यहाँ क्या पढ़े, हम यहाँ तक ये पढ़े कि सबसे ज़्यादा लोग खेती का काम करते थे, उसके बाद लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ स्किल आर्टिशियन थे जो कारपेंट्री का काम करते थे। कारपेंट्री मतलब लकड़ी का से नए नए सामान को बनाते थे। ब्लैक स्मिथिंग मतलब वो लोहार हो गया, लोहा से कुछ करते थे। अब पॉटरी मतलब वो बर्तन वगैरह बनाया करते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी फेवर्ड सर्टेन इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी फेवर करते थे कुछ, है ना, एक निश्चित इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये सारे के फेवर में थे। कौन, ब्रिटिश कॉलोनियल, ब्रिटिश की कॉलोनी का जो भी पॉलिसी बनता था वो टेक्सटाइल, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्री के फेवर में बनाया जाता था, ताकि इसका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो हम यहाँ क्या समझे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में लोग क्या क्या काम करते थे और किस तरह वो निर्भर भी करते थे। अब हम समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने इंडिपेंडेंस से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पहले समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है दो एलिमेंट से। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का क्या था। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ चेंज आना, है ना, या तो इकोनॉमिक चेंज आ जाए या तो सोशल। अगर चेंज आ रहा है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वही चेंज जो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेज आ रहा है, इकोनॉमिक और सोशल, वही अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो मतलब वो ख़राब चेंज आ रहा है तो वो नेगेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। तो पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज में क्या होता है कि या तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, सबका डेवलपमेंट होता है, तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक चेंजेस। सोशल चेंजेस में क्या है, लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, हेल्थ में से रिलेटेड समस्या का समाधान होता है, हाउसिंग फैसिलिटी, लोगों को घर की सुविधा दी जाती है, ये सारा क्या है, ये सारा सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में हेल्थ फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, ये सब देना तो सोशल चेंजेस हो गया। इकोनॉमिक चेंजेस में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, ये सारा देना तो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक चेंजेस। तो यानी सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज होगा तो समझ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव है। देखिए पहला बदलाव क्या है, रेलवे वेयर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स टू इंडिया। यहाँ क्या लिखा हुआ, रेलवे को डेवलप किया गया है, रेलवे को क्या किया गया, डेवलप किया गया। ध्यान देंगे अंग्रेज के समय ही रेलवे शुरू बार भारत में आया है, तो रेलवे को डेवलप किया है क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड टू इंडिया, माने जो फिनिश गुड्स हैं,
जो अंग्रेज़ अपने देश से वो गुड्स को बना करके, जैसे कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और रॉ मटेरियल ले जाने के बाद क्या करते थे, वो उसी को फिनिश गुड में बदल देते थे, है ना। जैसे कॉटन ले गए, कॉटन भारत से ले गया, कॉटन को वहाँ ले जा कर के कॉटन के कपड़े में बदल दिए, कॉटन का कपड़ा जो हो गया उसको कहेंगे फिनिश गुड, क्योंकि वही लास्ट में हो। और वही कपड़े को भारत में क्या कर देते थे, इंपोर्ट कर दिया करते थे। और देखिए अब फिनिश गुड आ गया, फिनिश गुड को अगर भारत में आ गया तो उसको सारे जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अंग्रेज़ को लगा कि कहीं ना कहीं भारत में ट्रांसपोर्टेशन का कमी है, इसीलिए वो रेलवे को भारत में लाए ताकि अपना सामान आसानी से भारत के सभी भागों तक क्या कर सके, पहुंचा सके। तो वही लिखा हुआ है, रेलवे को डेवलप किया गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड टू इंडिया। पोर्ट वेयर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोर्ट को भी डेवलप किया गया। पोर्ट मतलब कहाँ होता है, पोर्ट होता है न समुद्र के किनारे होता है। तो पोर्ट को भी डेवलप किया गया ताकि है ना एक्सपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट मतलब भारत का जो कच्चा सामान है वो ब्रिटेन भेज सके, है ना, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर सके। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में जिसमें जो फिनिश गुड बना, यानी यहाँ से कॉटन गया रॉ मटेरियल और वहाँ से कॉटन का कपड़ा बन गया, यानी फिनिश गुड जो बना उसको इंपोर्ट कर सकें भारत में, इसलिए पोर्ट को डेवलप किया गया। क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि पोर्ट को क्यों डेवलप किया गया। तो पोर्ट को डेवलप करने का दो कारण था। पहला कारण हम बोलेंगे कि जो रॉ मटेरियल है उसको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके, मतलब ब्रिटेन, और जो फिनिश गुड है जो ब्रिटेन में तैयार हुआ उसको आसानी से भारत में इंपोर्ट किया जा सके, इसके लिए पोर्ट को क्या किया गया, डेवलप किया गया। रोड वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू पोर्ट। यहाँ क्या है, रोड को भी डेवलप किया अंग्रेज़ों ने ना अपने फ़ायदे के लिए। देखिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया। देखो रोड को भी अंग्रेज़ों ने बनाया ताकि है ना वो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर सके। रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कहाँ से कर सके, देश के अलग अलग भागों से पोर्ट तक, क्योंकि पोर्ट से ही ब्रिटेन पहुँचने वाला है सामान। तो रोड को इसलिए डेवलप किया गया, अंग्रेज चाहते थे कि भारत के जितने सारे क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों से रॉ मटेरियल को आसानी से पोर्ट तक लाया जा सके। अब पोर्ट को इसलिए डेवलप किया गया, पोर्ट से आसानी से सामान को अपने देश यानी ब्रिटेन आसानी से भेज सकें। तो यहाँ रोड को डेवलप करने के पीछे भी अंग्रेज़ों का बहुत फायदे वाले मकसद था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वे आर डेवलप टू इन्हेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पोस्ट और टेलीग्राफ को भी डेवलप किया ताकि है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, मतलब है ना सारे लोगों पर आसानी से प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा से हो, सारे लोगों पर आसानी से नज़र रख सके, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, इम्प्रूव कम्युनिकेशन हो, मतलब अपनी बातों को सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए भी टेलीग्राफ और पोस्ट का क्या किया गया, डेवलप किया गया, यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखें कि ब्रिटेन भारत में आया तो केवल हानि पहुँचा के ही नहीं गया, वो हमें बहुत सारे कुछ फ़ायदे देकर भी गया। तो वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, क्या क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटेन अगर भारत में शासन किया ना तो क्या क्या फ़ायदा हुआ। देखिए पहला फ़ायदा ये हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, है ना। अगर ब्रिटेन भारत में नहीं आए रहते ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही नहीं होता या फिर कम होता। पहले के भारत में लोग किसके चलते थे, टांगा गाड़ी या बैलगाड़ी से चलते थे, लेकिन अंग्रेज आने के बाद है ना वो लोग क्या किए, रेलवे का डेवलपमेंट किए, छोटे बड़े गाड़ी का डेवलपमेंट किया, भारत लाए, पोर्ट का डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े नाव जहाज़ बनाना सिखा दिए। तो ये सारा अंग्रेज का देन है। तो वही लिखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ब्रिटिश बिल्ड द एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क। अंग्रेज ने ना एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क बनाया, रोड बनाए, ब्रिज बनाए ताकि इम्प्रूव कर सके ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर सके। का मतलब ये हुआ कि सामान को आसानी से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचाया जा सके। फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो अच्छा तरीके से। दूसरा फ़ायदा क्या पहुंचा के, एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया। कौन, अंग्रेज सुधार दिए। देखिए क्या लिखा है, दे एस्टेब्लिश मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। देखिए क्या किए, एजुकेशन सिस्टम को भी अंग्रेजों ने सुधारे हैं ना। वो क्या किए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और स्कूल को भी ओपन कर दिए, मैंने आम लोगों के। वो चाह रहे थे कि भारत के लोग भी शिक्षित हो। देखिए शिक्षित होने का भी हम लोग को मेन क्या करना था, लोगों को जागरूक करना था। ऐसा नहीं है कि वो भारत के लोगों के प्रति
अच्छा चाहते थे, वो केवल चाहते थे कि अंग्रेज चाहते थे कि मेरी बातों को ये भारत के लोग हैं ना समझ सकें, इसलिए वो पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो यूनिवर्सिटी और स्कूल की स्थापना की। हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट है ना, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज इम्प्रूव विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉस्पिटल को भी खोलें कौन, अंग्रेज, ताकि हेल्थ केयर क्या हो सके, इम्प्रूव कर सकें। कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, टेलीग्राफ नेटवर्क एस्टेब्लिश फॉर इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस द होल कंट्री। क्या लिखा हुआ है, टेलीग्राफ नेटवर्क को भी इस्टेब्लिश किया गया, मैं टेलीग्राफ नेटवर्क को भी स्थापित किया गया, ताकि है ना कम्युनिकेशन पूरे भारत में फैल सके, मैंने अपनी बातों को पूरे भारत के लोगों तक अच्छे तरीके से बता सके। अब आगे क्या है, एंड ऑफ हार्मोन फैक्टर है ना, भारत के लोग बहुत सारे हानिकारक रीति रिवाज को अपनाए हुए थे, उनको क्या कर दिया गया, अंग्रेजों ने रोक दिया। हालांकि उस समय भारत के लोगों को लगा होगा कि ये अंग्रेज हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या किए, बहुत सारे हानिकारक जो चीज़ थे, हानिकारक जो रीति रिवाज थे, उसको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, रोक दिया। वो हानिकारक रीति रिवाज क्या था, द ब्रिटिश टुक स्टेप टू एबॉलिश प्रैक्टिस लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज है ना, अंग्रेज़ों ने है ना सख्त प्रतिबंध लगा दिया सती प्रथा को और चाइल्ड मैरिज को। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी के हस्बैंड डेथ कर गए तो उसकी पत्नी को भी उन्हीं के साथ अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता है, उसको सती प्रथा कहते हैं। और चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं, जो बच्चे में ही जो उसका शादी कर दिया जाता है, 8, 9, 10 साल की जो लड़की है उसका भी शादी कर दे, तो ये चाइल्ड मैरिज, ये दोनों पर है ना अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। आगे क्या है, कंट्रोल ऑफ फाइमेंस। फाइमेंस का मतलब होता है सूखा को नियंत्रण में कर लिए, है ना। जैसे कि जहाँ सूखा पड़ा वहाँ पर तो फसल उस समय जब ट्रांसपोर्टेशन का अभाव था तो पहुँचना कठिन होता था और वहाँ के लोग भूख के कारण डेथ हो जाते थे। लेकिन जब से रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फाइमिन अफेक्टेड एरिया। अब देखिए, जब से ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी हुआ उससे क्या हुआ, फूड ग्रेन आसानी से तेज़ गति से जहाँ भी सूखा पड़ा है उस जगह तक भोजन यानी फूड ग्रेन आसानी से क्या हो सकते थे, पहुँच सकते थे, पहुँचाया जा सकता था। और जब सूखा वाला एरिया में हम उनको फूड ग्रेन पहुँचा दिए तो क्या हुआ, सूखा को धीरे धीरे ऐसे इस प्रकार क्या किया जा सकता है, जो भी ज़्यादा हानि वाली है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या होता है, ख़त्म होता है।